अम्मी जान, नाइला कहाँ है? सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रही। छत पर भी नहीं है। इमरान ने सीढ़ियां उतरते हुए आवाज लगाई। जैनब बेगम पहले ही परेशान बैठी थी। उन्होंने फौरन झुंझलाकर कहा, मुझे क्या मालूम, मैं खुद कब से इसका इंतजार कर रही हूँ। मेरी दवा का वक्त हो चुका है और चाय का भी कोई पूछने वाला नहीं। अभी इमरान की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि इसका बड़ा भाई फहद और इसकी बीवी इशरत भी कमरे में दाखिल हो गई। इशरत एक मारूफ कंपनी में मैनेजर थी और हमेशा की तरह जल्दी में थी। इसने हाथ में पकड़ी फाइल मेज पर रखी और गुस्से से बोली, ये घर है या किसी ने सामान फेंक कर छोड़ दिया है? अम्मी जान, आपकी लाडली छोटी बहू ने आज काम से छुट्टी कर ली है क्या? मेरा लैपटॉप कहाँ है? बच्चों का दूध अभी तक नहीं बना और किचन की हालात देखें। मुझे आधे घंटे में मीटिंग के लिए निकलना है। इमरान ने भी जैसे अपनी भाभी की बात में वजन महसूस किया। वो माँ की तरफ देखकर बोला, अम्मी, अगर नाइला नहीं है तो आज आप ही किचन संभाल ले। कम से कम हमारे लिए चाय और नाश्ता तो बना दे। जैनब बेगम को यूं लगा जैसे किसी ने अचानक इनके कदमों तले से जमीन खींच ली हो। मैं किचन में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाऊं? इमरान, तुम्हें याद भी है मैंने आखिरी बार चूल्हे के सामने कब खड़े होकर काम किया था? जब से तुम्हारी शादी हुई है, नाइला ने इस घर की हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है। अब तुम चाहते हो कि मैं अपनी उम्र में दोबारा वो सब काम शुरू कर दूं। इसी दौरान घर के बच्चे भी जाकर नीचे आ गए। किसी को दूध चाहिए था, किसी को नाश्ता और कोई अपनी यूनिफॉर्म ढूंढ रहा था। चंद ही मिनटों में पूरा घर शोर से भर गया। मगर हैरत की बात यह थी कि आज पहली मर्तबा इस घर के हर फर्द को अंदाजा हो रहा था कि जिस काम को वो मामूली समझते रहे थे वो कितना बड़ा बोझ था। नाइला इस घर में 8 साल पहले आई थी। सियालकोट के एक सादा घराने से ताल्लुक रखने वाली नाइला ने शादी के दिन यही सोचा था कि अगर वो मोहब्बत और खुलूस से सबके दिल जीत लेगी तो ये नया घर भी एक दिन इसे अपना लगने लगेगा। इसे क्या खबर थी कि यहाँ इसके खुलूस को मोहब्बत नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझ लिया जाएगा। शादी के इब्तदाई दिनों में वो हर काम खुश दिली से करती रही। जैनब बेगम अक्सर मुस्कुराकर कहती, नाइला, इशरत तो मुलाजिमत करती है, इसलिए घर की फिक्र तुम ना करोगी तो कौन करेगा? तुम्हारे हाथों से ही तो इस घर में बरकत है। शुरू में नाइला को यह बात तारीफ महसूस होती थी। इसे लगता था कि सास इस पर एतमाद करती है, मगर वक्त के साथ इसे समझ आने लगी कि घर की बरकत का मतलब दरअसल ये बना दिया गया था कि घर का हर काम भी इसी के जिम्मे रहेगा। वो फजर से पहले उठती, सबके कपड़े तरतीब देती, नाश्ते की तैयारी करती, बच्चों के टिफिन बनाती, घर साफ करती और फिर दोबारा के खाने की फिक्र में लग जाती। हर शख्स की पसंद अलग थी, मगर नाइला ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि वो अपनी पसंद बदल ले। इसे हमेशा यही सिखाया गया था कि घर को जोड़ने के लिए औरत को बहुत कुछ खामोशी से बर्दाश्त करना पड़ता है। 2 साल बाद एक दिन मुसलसल थकन के बाद इसने इमरान से बड़ी उम्मीद के साथ कहा, इमरान, अगर हम हफ्ते में चंद दिन के लिए कोई मददगार रख लें तो शायद मेरे लिए आसानी हो जाए। इतना बड़ा घर अकेले संभालते हुए मैं बहुत थक जाती हूँ। मगर इमरान ने इसकी बात समझने के बजाय फौरन तेवर बदल लिया। इसने चाय का कप मेज पर रखा और तंजीह अंदाज में कहा, तुम्हें काम करने के लिए भी किसी की जरूरत पड़ने लगी। फहद भाई और इशरत सुबह से शाम तक बाहर काम करते हैं, घर के अखराजात में हाथ बटाते हैं। तुम तो घर में रहती हो, आखिर तुम करती ही क्या हो? वो जुमला नाइला के दिल में तीर की तरह लगा था। इसने जवाब देने के लिए होंठ खोले मगर फिर खामोश हो गई। इस रात पहली बार इसे एहसास हुआ कि शायद इस घर में इसकी मेहनत कभी किसी को नजर नहीं आएगी। लेकिन नाइला को यह मालूम नहीं था कि आने वाले दिनों में इसकी यही खामोशी पूरे खानदान के लिए एक ऐसा सबक बनने वाली है जिसे वो उम्र भर नहीं भूल सकेंगी। एक बच्चे को भी तुम ठीक से नहीं संभाल सकती। नाइला, आखिर तुम्हें किस बात पर इतना नाज है? अपने शौहर का घर संभालो और साबित करो कि तुम इस खानदान की बहू बनने के काबिल हो। जैनब बेगम के ये अल्फाज नाइला के लिए किसी तमाचे से कम नहीं थे। वो कुछ लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर नजरें झुकाकर अपने आंसू रोकने लगी। इसे अब साफ समझ में आने लगा था कि इस घर में इसकी मेहनत तभी काबिल जिक्र समझी जाती है जब इससे कोई माली फायदा हासिल हो। सुबह से रात तक बहता पसीना, थकन से कांपते हाथ और मुसलसल जागने वाली आंखें किसी को दिखाई नहीं देती थी। जैनब बेगम का रवैया दिन ब दिन सख्त होता जा रहा था।
शाम को जब घर के सब लोग खाने की मेज पर बैठते तो नाइला को भी सुकून का एक लम्हा नसीब नहीं होता। जैनब बेगम मामूली सी बात पकड़कर इसे सबके सामने शर्मिंदा कर देती। एक रात उन्होंने दाल का पहला निवाला लेते ही मुंह बनाया और फौरन बोल उठी, देखो जरा आज फिर नमक ज्यादा है। मैंने इसे कितनी मर्तबा समझाया है कि खाना बनाते वक्त जरा तवज्जो रखा करें, मगर इसे तो जैसे किसी बात की फिक्र ही नहीं। नाइला ने खामोशी से प्लेट की तरफ देखा। इसे यकीन था कि दाल में नमक मामूल के मुताबिक था, लेकिन वो जानती थी कि अगर इसने जवाब दिया तो बात मजीद बढ़ जाएगी। जैनब बेगम ने बात वही खत्म नहीं की। उन्होंने तंजिया लहजे में कहा, वैसे भी इसके मायके वालों ने शादी के वक्त क्या दिया था, न घर के काम को आसान बनाने वाली कोई चीज, न कोई ऐसी सहूलत जिससे हमें फायदा होता। हमने तो सोचा था कम से कम बहू ही समझदार मिल जाएगी। मेज पर बैठे सब लोग खामोश ही रहे। किसी ने नाइला की तरफ देखकर ये तक नहीं कहा कि बस करें। नाइला के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दा बात ये नहीं थी कि इस पर इल्जाम लगाया जा रहा था, बल्कि ये थी कि जिस घर के लिए इसने अपनी जवानी, अपनी ख्वाहिश और अपनी नींद तक कुर्बान कर दी थी, वहां आज भी इसे एक इंसान के बजाय सिर्फ काम करने वाले हाथ समझा जाता था। इस रात कमरे में जाकर नाइला देर तक खामोश बैठी रही। फिर इसने आईने में अपनी थकी हुई आंखों को देखा और दिल ही दिल में सोचा, अगर मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझा जा रहा है तो शायद अब वक्त आ गया है कि मैं इन्हें अपनी असल कदर खुद समझाऊं। इसे अभी मालूम नहीं था कि अगले चंद दिनों में यह कैसा वाकया होने वाला है जो ना सिर्फ इसकी जिंदगी बदल देगा बल्कि इस घर के हर फर्द को अपने रवैये का हिसाब देने पर मजबूर कर देगा। जैनब बेगम ने तंजिया लहजे में कहा, वॉशिंग मशीन तक नहीं थी। हमने सोचा था कम से कम एक सलीके वाली बहू मिलेगी, मगर यहाँ तो वो उम्मीद भी पूरी नहीं हुई। इशरत और इसके घर वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस पड़े। नाइला इस वक्त किचन के ये कोने में खड़ी थी। इसने फौरन अपना दुपट्टा आंखों तक दिया और आंसू पोंछ लिए। चूल्हे से उठती भाप में इसके आंसू यूं छुप गए जैसे इसके दुख का इस घर में कोई वजूद ही ना हो। इशरत भी अक्सर इसे जताती रहती, नाइला तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि तुम्हें इतने बड़े घर में रहने का मौका मिला है। मेरे लिए तो कई अच्छे रिश्ते आए थे, हत्ता कि एक तालीम याफ्ता लड़की का रिश्ता इमरान के लिए भी आया था, लेकिन अम्मी ने यही सोचकर तुम्हें पसंद किया कि सादा लड़की होगी तो घर संभाल लेगी, कम से कम वही जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाओ जिसके लिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। नाइला हर बार ये बात सुनकर खामोश हो जाती, मगर इसके अंदर कुछ ना कुछ टूटता जरूर था। साल गुजरते गए और इस घर में नाइला की बेखतरी कम होने के बजाय बढ़ती गई। हर रात इसका दिल जख्मी होता, मगर अगली सुबह वो फिर अंधेरे में उठती, घर को तरतीब देती और यूं काम में लग जाती जैसे पिछले दिन कुछ हुआ ही ना हो। इसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद भी बाकी थी कि शायद कभी इस घर के लोगों को एहसास होगा कि जिसे साफ सुथरे घर में वो सुकून से रहते हैं, जिस खाने को शौक से खाते हैं और जिस बच्चों की देखभाल बेफिक्री से करते हैं, इस सब के पीछे नाइला की कितनी मेहनत छुपी हुई है। मगर 8 बरस में वो दिन कभी नहीं आया। किचन तो जैसे नाइला की मुस्तकिल आजमाइश बन चुका था, खास तौर पर गर्मियों की दोपहर में जब बाहर सूरज आग बरसा रहा होता और अंदर चूल्हे की तपिश मजीद जान निकाल देती। एक दिन नाइला पसीने में भीगी हुई रोटियां पका रहे थे। सुबह से इसके कमर में शदीद दर्द था, मगर घर की मर्द और इशरत अपने अपने कामों के लिए निकल चुके थे। घर में 4 बच्चे थे और सबकी जिम्मेदारी हस्ब मामूल नाइला के सर थी। अचानक इसके जेठ का बेटा सुलेमान दरवाजे पर आकर रोने लगा, छोटी अम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, दूध दे दें। नाइला ने फौरन हाथ धोए, इसे गोद में उठाया और नरमी से बोली, बस बेटा 2 मिनट इंतजार करो, मैं अभी तुम्हें दूध देती हूँ। इसी वक्त जैनब बेगम अपने ठंडे कपड़े से बाहर निकली और बच्चे के रोने पर नाराजी से बोली, इसे खामोश करो, मेरे सर में पहले ही दर्द है। और हाँ, आज शाम इशरत के दफ्तर से कुछ लोग आ रहे हैं, चाय के साथ समोसे और कचौरियां घर में ही तैयार करना, बाजार की चीजें मुझे पसंद नहीं। नाइला ने एक लम्हे के लिए अपने कमर पर हाथ रखा। दर्द जैसे हड्डियों तक उतर चुका था, मगर इसने हस्बे आदत सिर्फ इतना कहा, जी अम्मी जान। शाम तक नाइला ने मुसलसल काम करते हुए मेजें सजाई, चाय तैयार की और मेहमानों के लिए गरम गरम नाश्ता बना दिया। जब इशरत अपने साथियों के साथ बैठी तो सब इसकी महारत, इसके घर और इसकी खुशहाल जिंदगी की तारीफ कर रहे थे। नाइला दूर खड़ी खामोशी से सबके कप खाली होते देख रही थी।
इसे अंदाजा नहीं था कि चंद लम्हों बाद इशरत की जबान से निकलने वाला एक जुमला पहली बार नाइला को अपने खामोश जिंदगी के बारे में फैसला करने पर मजबूर कर देगा। इशरत के एक साथी ने हैरत से पूछा, इशरत, ये लड़की तुम्हारी छोटी बहन है? इशरत ने जोर से खड़खड़ा लगाया और हंसते हुए बोली, अरे नहीं, ये मेरे देवर इमरान की बीवी नाइला है, बस घर संभालती है, बेचारी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं, इसलिए अम्मी ने सोचा था कि इसे घर की जिम्मेदारी दे दें। महफिल में चंद लोग हंस पड़े। नाइला हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए वही खड़ी रह गई। इसे महसूस हुआ जैसे सबकी नजरें इसके चेहरे पर नहीं बल्कि इसकी इज्जत पर लगी हुई है। इसके गाल शर्मिंदगी से सुर्ख हो गए। वो कुछ कहे बगैर ट्रे मेज पर रखकर वापस किचन में चली गई। किचन में पहुंचते ही इसने दरवाजा आहिस्ता से बंद किया और दीवार के साथ टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। कई घंटों की थकन से ज्यादा इसे इन चंद जुमलों ने तोड़ दिया था। आंखों से आंसू निकलने लगे। कुछ देर बाद जब इसने बाहर झांका तो इशरत की नजर इस पर पड़ी। इशरत ने जैसे इसकी हालत से लुत्फ लेते हुए हल्की सी मुस्कुराहट दी और फिर अपने मेहमानों की तरफ मुतवज्जा हो गई। नाइला के दिल में इस लम्हे एक अजीब से खालीपन उतर गया। इस रात वो देर तक रोती रही। कमरे की खिड़की से बाहर शहर की रोशनियां दिखाई दे रही थी और ज्यादातर घरों में सुकून छा चुका था, मगर नाइला की आंखों में नींद का नाम नहीं था। इसे अचानक एहसास हुआ कि इसने अपनी जिंदगी के 8 कीमती साल इस घर को दे दिए। इसने अपनी पसंदें छोड़ी, अपनी थकन छुपाई, बीमारी में भी काम किया, बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला और हर सख्त बात को ये सोचकर नजरअंदाज किया कि शायद कल हालात बदल जाएंगे, लेकिन बदले में इसे मोहब्बत नहीं, सिर्फ ताने और बेखतरी मिली। इसी खामोशी रात इसे अपनी माँ की वो नसीहत याद आई जो रुखसती के वक्त माँ ने इसका हाथ थामकर कही थी, बेटे, सब्र और बर्दाश्त औरत के जेवर होते हैं। घर बसाने के लिए बहुत सी बातें दिल में दफन करनी पड़ती हैं। नाइला ने आंखें बंद करके माँ की बात याद की, फिर दिल ही दिल में खुद से कहा, अम्मी, मैंने आपकी बात पूरी जिंदगी मानी है, मगर शायद आपने ये नहीं बताया था कि सब्र कब इंसान को मजबूत बनाता है और कब दूसरों को इसकी खामोशी का फायदा उठाने देता है। अगर मेरी बर्दाश्त किसी की ज्यादती को बढ़ा रही है तो फिर ये जेवर नहीं, मेरे अपने वजूद पर बोझ बन चुका है। ये सोच नाइला के लिए नहीं थी। इस रात पहली बार इसने दूसरों को खुश रखने के बजाय अपने बारे में सोचा। अभी इसे कोई फैसला मालूम नहीं था, मगर इसके अंदर एक ऐसी हिम्मत जरूर जाग चुकी थी जो आने वाले दिनों में इस पूरे घर का नक्शा बदलने वाली थी। नहीं अम्मी, अगर सब्र किसी इंसान को इज्जत देने के बजाय दूसरों की ज्यादती सहने पर मजबूर कर दे तो वो सब्र नहीं रहता, गले में पड़ा ऐसा बोझ बन जाता है जो सांस लेना भी मुश्किल कर देता है। नाइला ने यह बात दिल में कही मगर जबान से कुछ ना बोली। अगली सुबह इसके लिए एक और आजमाइश लेकर आई। इसके वालिदैन कई महीनों बाद बेटी से मिलने आए थे। वो अपने साथ गांव के घर की बनी हुई मिठाई, ताजा फल और नाइला के लिए चंद नए कपड़े लाए थे। इनके चेहरों पर बेटी को देखने की खुशी की साफ दिखाई दे रही थी, मगर इन्हें क्या मालूम था कि जिस घर में वो अपनी बेटी को खुश समझकर दाखिल हो रहे हैं वहां नाइला अपने आंसू छुपाकर जिंदगी गुजार रही है। जैसे ही दोनों डाइनिंग रूम में दाखिल हुए, जैनब बेगम ने सोफे पर बैठे बैठे इन्हें सर से पांव तक देखा। इनके चेहरे पर नागवारी नुमाया थी। उन्होंने नाक सुगड़ते हुए ऐसा तासीर दिया जैसे इनके सामने कोई नापसंदीदा चीज आ गई हो। नाइला के वालिद ने फिर भी मुस्कुराकर सलाम किया और अदब से बोले, अस्सलाम वालेकुम बहन जी। बहुत दिनों बाद बेटी को देखने का दिल हुआ तो सोचा खुद ही चले आए। नाइला की माँ ने मोहब्बत से कपड़ों का पैकेट आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटी के लिए चंद जोड़े लाए हैं, खुद पसंद करके नहीं ला सके तो सोचा शायद ये इसे अच्छे लगे। नाइला पर्दे के पीछे खड़ी अपने वालिदैन को देख रही थी, क्योंकि इसे पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसकी जरूरत पूछे बगैर भी इसके लिए कुछ ले आते हैं। मगर ज़ैनब बेगम ने इनकी मोहब्बत को भी तनस का मौका बना लिया। उन्होंने पैकेट की तरफ देखकर बेरुखी से कहा, आप लोगों को इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, यहाँ इसे किसी चीज की कमी नहीं। नाइला के वालिद ने फौरन मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन नाइला समझ गई कि यह सिर्फ एक जुमला नहीं था। इस घर में इसके वालिदैन की इज्जत भी इसी तराजू में तोली जा रही थी जिसमें बरसों से इसकी अपनी कदर तोली जाती रही थी। इस लम्हे नाइला के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ। इसे अंदाजा हो गया कि आज जो कुछ होने वाला है शायद वो इसकी जिंदगी के इन फैसलों में से एक होगा
जिन्हें इंसान चाहकर भी दोबारा नहीं बदल सकता। अनवर साहब ने अदब से सलाम किया तो जैनब बेगम ने जवाब देने के बजाय अपनी किताब की सफाहत पलटते हुए सर्द लहजे में कहा, इतनी जल्दी अपनी बेटी की याद आ गई। ये कोई मुसाफिर खाना नहीं कि जब दिल चाहे आओ और बैठ जाओ। ये सामान यहाँ मत रखो, सोफा खराब हो जाएगा। नाइला किचन से आवाजें सुनकर घबराहट में बाहर आई। जैसे ही इसकी नजर अपने वालिदैन पर पड़ी वो सब कुछ भूलकर अपनी माँ से लिपट गई और बेइख्तियार रोने लगी। माँ ने बेटी के चेहरे को हाथों में थामा तो इनकी आंखें भी भर आई। मेरी बच्ची, तुम तो कितनी कमजोर हो गई हो। नाइला ने मुस्कुराकर आंसू छुपाने की कोशिश की, मगर माँ की नजरों से इसकी थकन कहाँ छुप सकती थी। इसी दौरान इमरान दफ्तर जाने के लिए नीचे आया। सामने अपने सास ससुर को देखकर इसके कदम एक लम्हे को रुके, मगर इसने ना सलाम किया और ना ही इनकी तरफ कोई तवज्जो दी। उल्टा नाइला को देखते ही सख्त आवाज में पुकारा, नाइला, मेरा टिफिन कहाँ है? कब से इन मेहमानों में बैठी हो? क्या मेरा काम भी याद है या आज वो भी मुझे खुद करना पड़ेगा? दफ्तर के लिए पहले ही देर हो रही है। अनवर साहब के चेहरे की मुस्कुराहट फौरन मानिंद पड़ गई। उन्होंने बेटी के शौहर से नरमी से कहा, बेटा, हम तो बस अपनी बेटी से मिलने आए थे। कई दिन से दिल कर रहा था इसे देखे, इसलिए आज चले आए। इमरान ने इनकी बात सुनकर भी लहजा नरम ना किया। वो तंजिया अंदाज में बोला, इसे क्या हुआ है? इसे तो बस काम से बचने के बहाने चाहिए होते हैं। सारा दिन घर में रहती है, अगर कभी बाहर धूप में मेहनत करना पड़े तो इसे अंदाजा हो कि असल थकन क्या होती है। आप लोग भी ऐसे वक्त आ जाते हैं जब घर में पहले ही काम का अंबार लगा होता है। नाइला का सर झुक गया। वो चाहती थी कि किसी तरह अपने वालिदैन को इस जिल्लत से बचा ले, मगर अल्फाज जैसे इसके गले में फंस गए थे। इसके वालिद ने बेटी की तरफ देखा तो इन्हें इसकी आंखों में वो दर्द नजर आया जो नाइला 8 साल से छुपाती आ रही थी। अभी वो कुछ कहते कि जैनब बेगम ने इमरान की बात को मजीद भड़काते हुए कहा, रहने दो इमरान, तुम्हारे ससुराल वालों ने भी आके तुम्हें क्या दिया है? नाइला के नाम पर तो शादी के वक्त एक ढंग की चीज भी नहीं आई थी। हमने तो उल्टा इसे संभाल कर रखा है। ये जुमला सुनते ही कमरे में खामोशी छा गई। नाइला ने पहली बार अपने वालिद की आंखों में शर्मिंदगी नहीं बल्कि गहरा दुख देखा। अनवर साहब ने नजरें झुका ली, जैसे अपनी बेटी के लिए कुछ न कर पाने का बोझ इनके कंधों पर आ गया हो। मगर नाइला के अंदर इस लम्हे कुछ बदल गया। इसे अपने वालिदैन की खामोशी ने तोड़ा जरूर, लेकिन इसी खामोशी ने इसे ये भी समझा दिया कि अगर वो आज भी खामोश रही तो कल इसके वालिदैन की इज्जत भी इसी घर की दीवारों के दरमियान रोंदी जाती रहेगी। नाइला ने आखिरकार अपने वालिदैन के सामने वो सब बयान कर दिया जो वो 8 बरस से दिल में दफन किए बैठी थी। इसने बताया कि किस तरह हर रोज इसकी मेहनत को मामूली समझा गया, किस तरह छोटी छोटी बातों पर इस सबके सामने शर्मिंदा किया जाता रहा और किस तरह इसके वालिदैन तक को इज्जत नहीं दी गई। अनवर साहब खामोशी से बेटी की बात सुनते रहे। एक बाप जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके अपनी बेटी को खुश देखने का ख्वाब देखा था, आज इसी बेटी के ससुराल में खुद को बेबस महसूस कर रहा था। इनकी आंखों में नमी थी, मगर वो नाइला के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहते थे। दोपहर के वक्त नाइला ने अपने वालिदैन के लिए खाना तैयार किया। इस बार इसके हाथ पहले की तरह तेजी से नहीं चल रहे थे, बल्कि हर निवाला बनाते हुए इसे महसूस हो रहा था कि शायद ये इस घर में अपने वालिदैन के लिए इसका आखिरी खाना है। खाने के बाद वो दोनों को बस अड्डे तक छोड़ने गई। रुखसत होते वक्त अनवर साहब ने अपनी जेब से 500 रुपयों का एक नोट निकाला और बेटी के हथेली में रखते हुए धीमी आवाज में कहा, बेटी, ये ज्यादा तो नहीं, लेकिन अपने पास रख लेना, और अगर कभी ऐसा लगे कि तुम यहाँ खुश नहीं हो तो मुझे बता देना। याद रखना, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। नाइला ने वो नोट मजबूती से मुट्ठी में बंद कर लिया। इसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। शायद वो इतनी रो चुकी थी कि आंसू भी थक गए थे। बस दिल के अंदर यह खामोश सा अज़म पैदा हो चुका था। बस अड्डे पर खड़ी इसने दूर जाती हुई अपने वालिदैन की गाड़ी को देखा और दिल में फैसला कर लिया कि अब वो अपनी जिंदगी दूसरों की मर्जी के मुताबिक नहीं गुजारेगी। वो लड़ाई नहीं चाहती थी, बदला भी नहीं चाहती थी, मगर अपनी इज्जत वापस जरूर चाहती थी। अगली सुबह सूरज हस्बे मामूल तुलो हुआ, मगर इस घर में कुछ गैर मामूली था। 6 बज गए, फिर 7 बजे और 8 भी बज गए, लेकिन किचन में चूल्हा ठंडा था। ना झाड़ू की आवाज आई, ना बर्तन खनकने की, और ना ही नाश्ते की खुशबू फैली।
घर के अफराद एक एक करके अपने कमरों से बाहर आने लगे। सबको अजीब हैरत थी कि नाइला कहाँ है और आज घर में इतनी खामोशी क्यों है। जैनब बेगम ने पहले तो समझा कि शायद नाइला बीमार होगी। फिर उन्होंने इमरान को आवाज दी, मगर कोई जवाब न मिला। इशरत ने घड़ी देखी और बेचैनी से कहा, मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है। आखिर नाइला कहाँ है? मगर इस बार किसी के पास जवाब नहीं था। इन्हें अभी यह मालूम नहीं था कि जिस औरत की गैर मौजूदगी ने सिर्फ एक सुबह के अंदर पूरे घर का निजाम रोक दिया था, वो अब सिर्फ किचन से नहीं बल्कि अपनी पुरानी जिंदगी से भी बाहर निकलने का फैसला कर चुकी थी। सुबह की ठंडी हवा के बावजूद नाइला के कमरे में अजीब सुकून था। वो आज मामूल के मुताबिक फजर की फौरन बाद उठकर किचन में नहीं गई थी। इसने अपनी अलमारी से यह खूबसूरत साड़ी निकाली, इसे सलीके से पहना और खामोशी से आईने के सामने खड़ी हो गई। बरसों बाद इसने खुद को इस तरह देखा था जैसे वो भी इस घर में एक इंसान है, सिर्फ काम करने वाली औरत नहीं। कुछ देर बाद बाहर से जैनब बेगम की आवाज गूंजी, नाइला कहाँ हो? चाय अभी तक नहीं आई। सर दर्द से फटा जा रहा है। आखिर आज क्या हो गया है? नाइला ने कोई जवाब नहीं दिया। चंद ही मिनट गुजरे थे कि इमरान गुस्से में तेज कदमों से आया और कमरे का दरवाजा जोर से खोल दिया। ये क्या हो रहा है नाइला? मेरा नाश्ता कहाँ है? बच्चे कब से भूखे हैं और तुम यहाँ आराम से बैठी हो जैसे घर में तुम्हारा कोई काम ही नहीं। नाइला ने आहिस्ता से इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में वो खौफ नहीं था जो इमरान ने हमेशा देखा था। इसने निहायत पुरसुकून मगर मजबूत लहजे में कहा, आवाज नीचे रखो इमरान। मैंने बहुत साल तुम्हारी ऊंची आवाजें सुन ली हैं। अब अगर बात होगी तो इज्जत से होगी। इमरान चंद लम्हों के लिए साकित रह गया। तुमने अभी मुझसे किस लहजे में बात की? नाइला ने कोई बहस नहीं की। वो अपनी जगह से उठी, दरवाजे से बाहर निकली और हॉल में आकर खड़ी हो गई। थोड़ी ही देर में घर के तकरीबन सब अफराद वहां जमा हो गए थे। हर चेहरे पर हैरत थी, जैसे नाइला का यूं खड़े होना ही कोई जुर्म हो। नाइला ने जैनब बेगम की तरफ देखकर कहा, अम्मी जान, आप हमेशा कहते रहे हैं कि घर के काम तो औरत की जिम्मेदारी होते हैं। इमरान ने भी कई बार कहा कि मेरी हैसियत सिर्फ घर संभालने तक है, तो मैंने सोचा अगर मेरी सारी जिंदगी सिर्फ काम करने की है और मेरी कोई अलग हैसियत नहीं, तो फिर आज से मैं वो काम अपनी मर्जी के बगैर नहीं करूंगी। इशरत फौरन तंजिया अंदाज में हंस पड़ी। वाह, आज तो हमारी छोटी बहू ने हड़ताल कर दी। नाइला, ये ड्रामा बंद करो, मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है। जल्दी से मेरा सैंडविच तैयार करो। नाइला ने पहली बार इसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, भाभी जान, आप तो मैनेजर हैं, दूसरों का काम मुंजिम करना आपको खूब आता है, तो आज अपने घर का इंतजाम भी खुद कर लीजिए। आप ही तो कहती थी कि मैं सारा दिन घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ती हूँ। आज वही रोटियां आप खुद खा लीजिए, मैं किसी के लिए नहीं बनाऊंगी। इमरान ने गुस्से से कदम आगे बढ़ाया, मगर नाइला ने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। और एक बात इमरान, मैंने 8 साल इस घर को दिए हैं, आज सिर्फ एक दिन अपने लिए मांग रहे हो। अगर एक दिन मेरी गैर मौजूदगी से ये घर रुक गया है तो शायद मसला मेरी जिद नहीं बल्कि यह है कि तुम सबने मेरी मेहनत को कभी मेहनत समझा ही नहीं। हॉल में खामोशी छा गई। पहली बार किसी ने नाइला को इस अंदाज में बात करते सुना था और नाइला जानती थी कि आज की यह खामोशी ही इसकी जिंदगी के सबसे बड़ा फैसले का आगाज है। नाइला ने सबके सामने निहायत संजीदगी से कहा, अम्मी जान, भाभी जान, आप लोगों ने मुझे कभी बहू समझा ही नहीं। अगर मैं वाकई इस घर की बहू होती तो मेरी इज्जत भी इसी तरह होती जैसे बाकी घर वालों की है। बीमारी में मुझे आराम और दुआ मिलती, ताने नहीं। आपने मुझे मुलाजिमा भी नहीं समझा, क्योंकि मुलाजिमा को भी इज्जत मिलती है, छुट्टी मिलती है और काम के औकात मुकर्रर होते हैं। आप सबने तो मुझे एक ऐसी मशीन समझ लिया जो ना थकती है, ना बीमार होती है और ना इसे कभी आराम की जरूरत पड़ती है। इमरान गुस्से से आगे बढ़ा और नाइला का हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर नाइला ने फौरन अपना हाथ पीछे कर लिया। इसकी आवाज पहले से ज्यादा मजबूत थी, मुझे हाथ मत लगाना, और अगर तुम मुझे इस घर से निकालने की धमकी दे रहे हो तो साफ कह दो, निकाल दो। मैं अब इस खौफ में नहीं रहूंगी कि अगर मैंने काम करने से इनकार किया तो मेरा ठिकाना छिन जाएगा। जिस घर में 8 साल गुजार कर भी मेरी कोई कदर नहीं बनी, वहां रहने की खातिर अपनी इज्जत कुर्बान करने का अब कोई मतलब नहीं। इसने पूरे हॉल पर नजर डाली और कहा,
آج سے نہ میں کسی کے کپڑے دھوؤں گی، نہ پورے گھر کی صفائی اکیلے کروں گی، نہ ہر شخص کے لیے الگ الگ کھانا بناؤں گی۔ کچن کا چولہا بھی اسی وقت چلے گا جب اس گھر میں رہنے والا ہر بالغ انسان اپنی ذمہ داری سمجھنے کے لیے تیار ہوگا۔ میں نے سب کی خدمت کی ہے، مگر اب خدمت اور غلامی کے درمیان فرق بھی سمجھ لیا ہے۔ پھر نائلہ زینب بیگم کے سامنے جا کر رک گئی۔ اس کا لہجہ نرم تھا، مگر الفاظ میں برسوں کی تھکن صاف محسوس ہو رہی تھی۔ امی جان، آج اپنی چائے خود بنا لیجئے۔ شاید جب آپ خود گرم چولہے کے سامنے چند منٹ کھڑی ہوں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس کام کو آپ معمولی سمجھتے رہی ہیں وہ کتنا تھکا دینے والا ہے۔ آج صرف ایک دن میرے بغیر گھر چلائیں، پھر شاید آپ کو میرے 8 سال کی محنت کی قیمت سمجھ جائے۔ زینب بیگم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ عشرت نے غصے سے منہ پھیر لیا اور عمران خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ نائلہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ اسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اپنی زندگی کا اگلا قدم دوسروں کے خوف سے نہیں، اپنی عزت کے لیے اٹھائے گی۔ نائلہ نے زینب بیگم کی طرف دیکھ کر آخری بات کہی، آج چائے پتی بھی خود نکال لیے اور چائے بھی خود بنائیے۔ شاید تب آپ کو اندازہ ہو کہ گرم چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر گھنٹوں کام کرنا کیسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پورے گھر پر ایسی خاموشی چھا گئی جیسے کسی نے اچانک سب کی آوازیں چھین لی ہوں۔ نائلہ نے اپنا بیگ اٹھایا، ایک لمحے کے لیے پورے گھر کو دیکھا اور پھر بغیر پیچھے مڑے دروازے سے باہر نکل گئی۔ آج وہ کسی رشتہ دار کے گھر نہیں جا رہی تھی، بلکہ پہلی بار اپنی کھوئی ہوئی شناخت تلاش کرنے نکلی تھی۔ نائلہ کے جاتے ہی زینب بیگم صوفے پر بیٹھ کر بلند آواز میں رونے لگی۔ یا اللہ، کیسی بہو نصیب ہوئی ہے مجھے۔ ساس کو بھوکا پیاسا چھوڑ کر چلی گئی۔ عمران، دیکھ لیا تم نے، 8 سال جسے سر پر بٹھایا، آج اسی نے سب کے سامنے ہماری عزت مٹی میں ملا دی۔ عمران غصے سے سرخ ہو رہا تھا، مگر اسے اپنی ماں کی باتوں پر مکمل یقین تھا۔ اس نے بے فکری سے کہا، امی اسے جانے دیں، چند گھنٹے باہر رہے گی، بھوک اور تھکن لگے گی تو خود واپس آ جائے گی۔ آخر جائے گی کہاں؟ اس کے میکے میں بھی تو کوئی ایسی سہولت نہیں کہ وہ آرام سے بیٹھ سکے۔ مگر اس بار عمران کا اندازہ غلط تھا۔ وقت گزرتا گیا اور نائلہ واپس نہ آئی۔ صبح کے 10 بج گئے۔ فہد کو دفتر کے لیے ضروری کاغذات نہیں مل رہے تھے۔ بچے بھوک اور دودھ کے لیے شور کر رہے تھے اور عشرت پہلی مرتبہ کچن میں کھڑی پریشان ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چائے کی پتی کہاں رکھے ہے، دودھ کس برتن میں گرم کرنا ہے اور ناشتے کی تیاری کہاں سے شروع کی جائے۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، امی جان، یہ کچن ہے یا کسی نے چیزیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں؟ بچوں کا دودھ بھی ختم ہو گیا ہے۔ زینب بیگم خاموش بیٹھی رہی۔ انہیں پہلی بار احساس ہونے لگا تھا کہ نائلہ کی موجودگی کتنی بڑی سہولت تھی جسے وہ ہمیشہ اس کی ذمہ داری سمجھتی رہی تھی۔ عشرت نے آخر کار بڑی مشکل سے چائے بنائی، مگر ذائقہ اتنا خراب تھا کہ کسی نے پوری چائے ختم نہیں کی۔ اس دن پہلی بار اس گھر کے لوگوں کو اندازہ ہوا کہ نائلہ صرف کھانا نہیں بناتی تھی، بلکہ پورے گھر کے نظام کو خاموشی سے چلاتی تھی۔ دوسری طرف نائلہ شہر کے ایک چھوٹے سے ہنر مندی مرکز میں پہنچ چکی تھی۔ اسے اپنی ایک پرانی سہیلی سے معلوم ہوا تھا کہ وہاں گھریلو کھانے، پیکنگ اور فوڈ ڈیلیوری کا عملی کورس کروایا جاتا ہے۔ نائلہ نے مرکزی منتظمہ سے مل کر دھیمی آواز میں کہا، میں کچھ سیکھنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنی ایک الگ پہچان بناؤ۔ منتظمہ نے اسے غور سے دیکھا اور مسکرا کر جواب دیا، سیکھنے کی خواہش اچھی بات ہے، لیکن تمہاری سہیلی پہلے ہی تمہارے ہاتھ کے کھانے کی بہت تعریف کر چکی ہے۔ اگر تم چاہو تو ہمارے مرکز کی کچن سروس بھی سنبھال سکتی ہو۔ ہم تمہیں رہنے کی جگہ اور 15,000 روپے مہینہ دیں گے۔ نائلہ چند لمحے خاموش رہی۔ 15,000 روپے شاید دنیا کے لیے بہت بڑی رقم نہ تھی، مگر اس کے لیے یہ کس کی محنت کی پہلی باقاعدہ قیمت تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً رضامندی ظاہر کر دی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ، جنہیں اس کے سسرال نے صرف خدمت کے لیے استعمال کیا تھا، وہی ہاتھ اب اس کے اپنے مستقبل کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ اسی رات نائلہ نے اپنے فون سے عمران کو صرف ایک مختصر پیغام بھیجا، اب میری شناخت صرف کسی کی بیوی ہونے سے نہیں ہوگی، میں نے اپنی زندگی خود سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تم بھی اپنے گھر کی ذمہ داریاں خود سنبھالنا سیکھ لو، کیونکہ میں اب اپنی محنت سے اپنی پہچان بناؤں گی۔ شام کے 7 بجے جب عمران گھر واپس آیا تو اسے امید تھی کہ شاید نائلہ غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد واپس آ گئی ہوگی
اور ہمیشہ کی طرح کھانے کی میز تیار ہوگی، مگر دروازہ کھولتے ہی اسے ایک عجیب سی خاموشی اور بکھرا ہوا گھر نظر آیا۔ بچے تھک کر سو چکے تھے، کچن میں برتنوں کا ڈھیر لگا تھا اور کھانے کی میز پر چند جلی ہوئی روٹیاں پڑی تھی۔ عشرت اور زینب بیگم ایک دوسرے سے الجھ رہی تھی۔ زینب بیگم غصے سے بولی، یہ روٹی اتنی سخت کیوں ہے؟ سالن میں نمک بھی ٹھیک نہیں۔ عشرت بھی پہلی بار تھک کر جواب دینے والی تھی، کیونکہ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ گھر چلانا صرف چند گھنٹوں کا کام نہیں، بلکہ ہر روز کی مسلسل ذمہ داری ہے۔ اور اس رات سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، نائلہ آخر کہاں ہے اور کیا وہ واقعی واپس آئے گی؟ عشرت نے تھکے ہوئے اور جھنجھلاہٹ میں عمران کی طرف دیکھ کر کہا، تمہیں اپنا گھر تک سنبھالنا نہیں آتا؟ پھر جیسے اچانک اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے زینب بیگم کی طرف دیکھا اور بولی، امی ہم نے کبھی نائلہ کو اس گھر کی بیٹی سمجھا ہی نہیں۔ عمران تم نے اسے اپنی بیوی نہیں بلکہ اپنی ملکیت سمجھ لیا، اور میں نے بھی شاید اسے نیچا دکھا کر خود کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آج وہ اپنے قدموں پر کھڑی ہے اور ہم سب اسے غرور کے پنجرے میں بند ہیں جو ہم نے خود بنایا تھا۔ عمران نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پہلی بار اس کے دل میں نائلہ کو کھونے کا خوف پیدا ہوا تھا۔ اس نے فوراً اس کا نمبر ملایا، مگر فون بند تھا۔ بار بار کال کرنے کے باوجود کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ اچانک اسے اپنے ہی الفاظ یاد آنے لگے، تمہاری حیثیت صرف گھر کی صفائی اور کھانا بنانے تک ہے۔ آج وہی جملہ اسے اندر سے چبھ رہا تھا، کیونکہ اسے پہلی بار اندازہ ہو رہا تھا کہ جس عورت کی حیثیت وہ طے کرتا رہا، وہ اس کے بغیر خود کو دوبارہ بنا سکتی ہے۔ رات گئے اسے معمولی سی پیاس لگی تو وہ خود کچن کی طرف گیا۔ وہاں پہنچ کر اسے ایک لمحے کے لیے سمجھ ہی نہیں آیا کہ پانی کا جگ کہاں رکھا ہے۔ چولہے کے پاس برتنوں کا ڈھیر، سنک میں جمع گندے برتن اور بکھرا ہوا سامان دیکھ کر وہ خاموش کھڑا رہ گیا۔ اسے نائلہ کا ہر صبح اندھیرے میں اٹھنا، سب کے ناشتے کی فکر کرنا اور مسلسل کام کرتے رہنا یاد آیا۔ آج ایک گلاس پانی لینے کے لیے بھی اسے اسی کچن میں آنا پڑ رہا تھا جسے وہ برسوں سے نائلہ کی ذمہ داری سمجھتا رہا تھا۔ رات کے تقریباً 11 بجے پورا خاندان کھانے کی میز گرد بیٹھا تھا۔ باہر سے منگوایا ہوا کھانا میز پر رکھا تھا، مگر نہ اس میں گھر جیسا ذائقہ تھا اور نہ کسی کو کھانے کی خواہش۔ بچے بھی خاموش تھے، سب کی نظریں بار بار میز کے یہ خالی کونے پر جا رہی تھی۔ وہی کرسی جہاں نائلہ عموماً بیٹھتی تھی، سب کو کھانا دیتی تھی اور سب کے فارغ ہونے کے بعد خود جلدی جلدی چند نوالے کھا لیا کرتی تھی۔ اس رات وہ کرسی خالی تھی، مگر اس خالی جگہ نے پورے گھر کو نائلہ کی موجودگی کا احساس دلا دیا تھا۔ زینب بیگم نے آہستہ سے کھانے کی پلیٹ ایک طرف کر دی۔ عشرت نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ عمران خاموش بیٹھا رہا۔ اسے پہلی بار سمجھ آ رہا تھا کہ نائلہ نے صرف گھر کا کام نہیں کیا تھا، بلکہ اس گھر کے ہر فرد کی زندگی کو آسان بنایا تھا۔ اور اب جب وہ چلی گئی تھی تو سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا وزن محسوس ہو رہا تھا۔ ادھر نائلہ ایک بالکل مختلف جگہ پر اپنے نئے سفر کا آغاز کر رہی تھی۔ چھوٹے سے کمرے میں اس نے اپنے کپڑے ترتیب سے رکھے، پھر کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر شہر کی روشنیاں دیکھنے لگی۔ آج بھی اس کے دل میں دکھ تھا، مگر اس دکھ کے ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ پہلی بار اسے کسی کے حکم پر نہیں، اپنی مرضی سے اگلی صبح کا انتظار تھا۔ میں اکثر سب کے کھانے کے بعد بچی ہوئی روٹیاں کھا کر گزارا کر لیا کرتی تھی، مگر اب میں ایک نئے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی اور میرے سامنے زندگی کا ایک بالکل نیا راستہ تھا۔ میں نے اپنے والد کے دیے ہوئے 500 روپیوں کا نوٹ اپنی ہتھیلی پر رکھا، اسے آنکھوں سے لگایا اور دل ہی دل میں خود سے وعدہ کیا، اب میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گی۔ مجھے معلوم تھا کہ نئی شروعات آسان نہیں ہوگی، مگر 8 سال دوسروں کے لیے جینے کے بعد میں کم از کم ایک بار اپنے لیے کوشش ضرور کرنا چاہتی تھی۔ میری نئی زندگی صبح کے اندھیرے سے شروع ہوئی۔ میں تقریباً 4 بجے اٹھتی، جلدی سے تیار ہوتی اور منڈی چلی جاتی تاکہ تازہ سبزیاں، دالیں، آٹا اور دوسری ضروری چیزیں مناسب قیمت پر خرید سکوں۔ میرے پاس نہ بڑی دکان تھی، نہ سرمایہ اور نہ کوئی خاص سہولت، صرف میرے ہاتھ کا ذائقہ اور کام کرنے کا حوصلہ تھا۔ میں نے ایک چھوٹی سی ٹفن سروس شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے دن میں نے صرف 10 ٹفن تیار کیے۔ کھانا بناتے ہوئے میرے دل میں یہ خوف بھی تھا کہ آخر کون ایک کم پڑھی لکھی عورت کے ہاتھ کا کھانا خریدے گا، مگر میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ کوشش کیے بغیر جواب کیسے ملے گا۔ پہلے چند دن بہت مشکل تھے، لیکن جن لوگوں نے میرا کھانا کھایا انہوں نے دوسروں کو بھی بتایا
मेरी दाल सब्जी और लचेदार पराठे, मैं इन्हें वो सादगी और घर जैसा जायका महसूस हुआ जो बाहर के महंगे खानों में भी नहीं मिलता था। एक दिन एक नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने टिफिन लेते हुए मुस्कुराकर कहा, बाजी आपके खाने में बिल्कुल मेरी अम्मी के हाथ जैसा जायका है। इस जुमले ने मेरे दिल को छू लिया। मुझे पहली बार लगा कि मेरा हाथ सिर्फ बर्तन धोने और दूसरों की खिदमत करने के लिए नहीं बने, मैं अपनी मेहनत से कुछ नया भी बना सकती हूँ। सिर्फ एक माह में मेरे 10 टिफिन बढ़कर तकरीबन 100 हो गए। काम इतना बड़ा कि मुझे 2 और खवातीन को अपने साथ रखना पड़ा। मैंने खास तौर पर ऐसी औरतों को मौका दिया जो मेरी तरह घर की जिम्मेदारियों में अपनी सलाहियतें भूल चुकी थी। मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरी जिंदगी का असल मकसद सिर्फ अपनी आज़ादी हासिल करना नहीं, बल्कि दूसरों औरतों को भी ये यकीन दिलाना है कि हालात चाहे जैसे हों, इंसान दोबारा शुरू कर सकता है। इधर मेरे ससुराल में मेरी गैर मौजूदगी का असर हर गुजरते दिन के साथ वाज़ा होता जा रहा था। अम्मी जान की शुगर बेतरतीब होने लगी क्योंकि वक़्त पर दवा और मुनासिब खाने का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। इमरान अपनी अलमारी में मौजे, दफ्तर की फाइलें और दूसरी मामूली चीज़ें ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता। इसे अब अंदाज़ा होने लगा था कि मैं सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक कितने छोटे छोटे काम संभालती थी जिन्हें वो कभी काम समझता ही नहीं था। कई दिन बाद एक शाम इमरान मेरे नए काम की जगह तक पहुंच गया। मैं इस वक्त चंद ख्वातीन के साथ खाने की तैयारी में मसरूफ थी। वो दरवाजे पर खड़ा मुझे देखता रहा। शायद वो इसी नाइला को तलाश कर रहा था जो बरसों तक सर झुकाकर इसके हुक्म सुनते रही। मगर आज मेरे लिबास में सादगी के साथ मेरे चेहरे पर एक नया एतमाद भी था। इमरान ने आहिस्ता से मेरा नाम पुकारा, नाइला। मैंने हाथ रोककर इसकी तरफ देखा, मगर इस बार मेरे दिल में पहले जैसा खौफ नहीं था। वो कुछ कहने ही वाला था कि मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, अगर तुम मुझे लेने आए हो तो शायद तुम्हें अभी भी वही नाइला याद है जो तुम्हारे घर की हर जिम्मेदारी अकेले में उठाती थी। लेकिन वो नाइला अब पहले जैसी नहीं रही। अब मैं अपनी मेहनत की कीमत जानती हूँ और अपनी इज्जत भी। इमरान ने मेरा नाम पुकारा तो मैंने अपने हाथ रोककर इसकी तरफ देखा। इसकी आंखें सुर्ख थी और चेहरे पर वो गुरूर नहीं था जो मैंने बरसों देखा था। वो चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर अचानक मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। मैं हैरान रह गई। इमरान की आवाज़ भर आ गई, नाइला मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें जाहिल कहता रहा, तुम्हारी मेहनत को मामूली समझता रहा, लेकिन हकीकत यह है कि असल जाहिल मैं था। मैं अपनी ही बीवी की मोहब्बत, कुर्बानी और सलाहियत को समझ नहीं सका। हमारा घर तुम्हारे बगैर जहन्नम बन गया है। अम्मी की तबीयत भी खराब रहने लगी है और बच्चे हर वक्त तुम्हें याद करते हैं। मेरे साथ वापस चलो, मैं सब कुछ बदल दूंगा। मैंने इसे खामोशी से देखा। पहले शायद इसकी ये हालत देखकर मेरा दिल पिघल जाता, मगर आज मैं जज्बात के बजाय हकीकत को देख रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, इमरान तुम गलत समझ रहे हो। वो घर इसलिए जहन्नम नहीं बना कि मैं वहाँ नहीं हूँ। वो इसलिए बिखरा हुआ है क्योंकि वहाँ किसी ने कभी जिम्मेदारी बांटना नहीं सीखी। तुम सबने मेरी मौजूदगी को सहूलत समझा, इंसान नहीं। इमरान ने नजरें झुका ली। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हें याद है जब मेरे वालिदैन मुझसे मिलने आए थे, तुमने इनकी गुर्बत का मजाक बनाया था। तुम्हें शायद वो बात मामूली लगी हो, मगर मैंने इस दिन अपने वालिद की आंखों में जो दुख देखा था वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे वालिद ने जाते वक्त मेरी हथेली में 500 रुपये रखकर कहा था कि अगर कभी तकलीफ हो तो मुझे बता देना, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। इमरान, वो 500 रुपये मेरे लिए इस वक्त दुनिया की सबसे कीमती चीज़ थे क्योंकि इनमें मेरे वालिद की इज्जत और मेरी माँ की मोहब्बत शामिल थी। इमरान की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने कहा, मैं सब ठीक कर दूंगा नैला, अम्मी से भी कहूँगा कि वो तुमसे माफ़ी मांगेंगी। मैं वादा करता हूँ अब तुम्हें कभी इस तरह नहीं जीना पड़ेगा। मैंने गहरी सांस ली और नरम मगर वाजा लहजे में जवाब दिया, माफ़ी मांग लेना आसान है इमरान, लेकिन टूटा हुआ एतमाद दोबारा बनाना आसान नहीं। मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं फ़ौरन अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस चली जाऊँ। मैंने अपने काम की तरफ देखा जहाँ मेरे साथ काम करने वाली औरतें खामोशी से मेरी तरफ देख रही थी। फिर इमरान से कहा, अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो मेरे वापस आने का इंतज़ार मत करो। पहले अपने घर में वो इंसान बनो जिसे मैंने 8 साल तक ढूंढा था। अपनी माँ की जिम्मेदारी खुद उठाओ, बच्चों के काम में हाथ बटाओ
اور سب سے بڑھ کر اپنی بیوی کو یہ ایک برابر کا انسان سمجھو۔ جب تم یہ سب بغیر میرے مطالبے کے کر سکو گی تب شاید ہم اپنی شادی کے بارے میں دوبارہ سوچ سکیں گے۔ عمران نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اس بار میں نے اس کے لیے دروازہ بند نہیں کیا، مگر اپنی زندگی کا دروازہ بھی دوبارہ فوراً نہیں کھولا، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ محبت وہی خوبصورت ہوتی ہے جس میں عزت شامل ہو، اور جس رشتے میں عزت نہ ہو وہاں صرف ساتھ رہنا گھر نہیں بناتا۔ عمران نے نم آنکھوں سے کہا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا نیلا، میں امی سے بھی کہوں گا کہ وہ تم سے معافی مانگے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا اور دھیمی مگر دو ٹوک لہجے میں جواب دیا، عمران، معافی صرف زبان سے مانگ لینے کا نام نہیں، اصل معافی تب ہوتی ہے جب انسان اپنے رویے سے ثابت کرے کہ وہ واقعی بدل چکا ہے۔ میں تمہارے ساتھ واپس آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس بار کچھ باتیں پہلے سے طے ہوں گی۔ میں نے صاف الفاظ میں کہا، میں دوبارہ صبح 5 بجے اٹھ کر پورے گھر کی ذمہ داری اکیلے نہیں اٹھاؤں گی۔ گھر میں جتنے بالغ لوگ ہیں سب اپنی اپنی ذمہ داری نبھائیں گے۔ امی جان گھر کے کام میں میرا ہاتھ بٹائیں گی، عشرت بھابھی اپنے بچوں کی ذمہ داری خود سنبھالیں گی، اور تمہیں مجھے صرف اپنی بیوی یا گھر کی بہو نہیں بلکہ ایک آزاد انسان سمجھنا ہوگا۔ میں اپنی ٹیفن سروس بھی جاری رکھوں گا، میری محنت اور میری کمائی پر کسی کا حق نہیں ہوگا۔ عمران نے بغیر بحث کیے سر جھکا دیا۔ اس کی آواز میں پہلی بار ضد کے بجائے عاجزی تھی۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، بس ایک بار میرے ساتھ گھر واپس چل لو۔ میں نے کاؤنٹر سے ایک تیار ٹیفن اٹھایا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ آج کا کھانا ہے، اسے لے جاؤ، کل میں گھر آؤں گی، لیکن اس بار کسی کی ملازمہ بن کر نہیں، اپنی عزت کے ساتھ۔ اگلے دن جب میں نے اپنے سسرال کی دہلیز پر قدم رکھا تو دل میں بہت سی پرانی یادیں جاگ اٹھی۔ یہی وہ گھر تھا جہاں میں نے 8 سال گزارے تھے، یہی وہ دیواریں تھیں جنہوں نے میری ہنسی سے زیادہ میرے آنسو دیکھے تھے۔ مگر آج ماحول پہلے جیسا نہیں تھا۔ دروازے پر زینب بیگم کھڑی تھی، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور چہرے پر وہ پرانا روب نہیں تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھیں جھک گئی۔ میں چند لمحے وہی کھڑی رہی۔ زینب بیگم نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا اور بہت دھیمی آواز میں کہا، نیلا، میں نے تمہیں بہو کہہ کر بہت کچھ تم پر ڈال دیا، مگر کبھی یہ نہیں سوچا کہ تم بھی کسی کی بیٹی ہو۔ میں خاموش رہی۔ میرے دل میں برسوں کی تکلیف ابھی زندہ تھی، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ اگر تبدیلی واقعی آ گئی ہے تو اسے ایک موقع دینا چاہیے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور کہا، امی جان، میں پرانی باتیں بھولنے کی کوشش کروں گی، لیکن اس بار ہم سب مل کر گھر چلائیں گے۔ زینب بیگم نے پہلی بار میری بات پر اعتراض نہیں کیا، انہوں نے صرف سر ہلا دیا، اور اسی لمحے مجھے لگا کہ شاید یہ واپسی میری پرانی زندگی میں واپسی نہیں بلکہ ایک نئی رشتے کی ابتدا ہے۔ میں نے زینب بیگم کا ہاتھ تھاما تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹی، شاید مجھے تمہیں بہو سمجھنے سے پہلے ایک انسان سمجھنا چاہیے تھا۔ میں نے تمہاری خاموشی کو تمہاری کمزوری سمجھا، حالانکہ تم ہم سب سے زیادہ مضبوط نکلی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس انہیں گلے لگا لیا۔ یہ معافی میرے 8 سال کی زخم فوراً تو نہیں بھر سکتی تھی، مگر مجھے محسوس ہوا کہ شاید پہلی بار اس گھر میں میری بات واقعی سنی جا رہی ہے۔ اگلے دن سے گھر کا نظام بدل گیا۔ میں اب بھی کھانا بناتی تھی، مگر اکیلی نہیں۔ امی جان نے خود کچن میں آنا شروع کر دیا۔ عشرت نے بچوں کی ذمہ داری سنبھالی اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ ملازمت کے ساتھ گھر اور بچوں کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ عمران نے بھی اپنے حصے کے کام خود کرنے شروع کر دیے۔ سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ اب کوئی مجھے کام کرنے پر مجبور نہیں کرتا تھا۔ اگر میں اپنی ٹیفن سروس کے کام میں مصروف ہوتی تو گھر والے انتظار کرتے یا اپنا کام خود کرتے۔ میری ٹیفن سروس بھی مسلسل بڑھتی گئی۔ چند مہینوں میں میرے پاس اتنے آرڈر آنے لگے کہ مجھے مزید عورتوں کو کام دینا پڑا۔ میں نے خاص طور پر ان خواتین کو ساتھ ملایا جو مالی طور پر دوسروں پر منحصر تھی اور اپنی صلاحیتوں کو بھول چکی تھی۔ کبھی کبھی میں انہیں دیکھ کر سوچتی کہ شاید میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی صرف یہ نہیں کہ میں اپنے لیے کھڑی ہوئی، بلکہ یہ بھی ہے کہ میرے قدموں کے نشان پر چل کر دوسری عورتوں نے بھی خود کو پہچاننا شروع کیا۔ ایک شام میرے والدین مجھ سے ملنے آئے۔ اس بار میرے والد جب گھر میں داخل ہوئے تو عمران خود دروازے تک گیا، انہیں سلام کیا اور احترام سے اندر لے آیا۔ زینب بیگم نے میری ماں کو اپنے پاس بٹھایا اور ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ دیتے ہوئے کہا، آپ کی بیٹی نے ہمیں بہت بڑا سبق سکھایا ہے۔ ہم نے اسے گھر سنبھالنے والی عورت سمجھا تھا، مگر اس نے پورا گھر سنبھالنے کے ساتھ ساتھ
हमें इंसान बनना भी सिखा दिया। मेरे वालिद ने मेरी तरफ देखा तो इनकी आंखों में फख्र था। मुझे वही 500 रुपये याद आए जो उन्होंने इसी दिन मेरी हथेली में रखे थे। मैंने वो नोट आज तक संभाल कर रखा था। मैंने वो नोट निकालकर वालिद को दिखाया और मुस्कुराकर कहा, अब्बू, आपने इस दिन कहा था कि आप अभी जिंदा हैं। आपके इन 500 रुपयों ने मुझे याद दिलाया था कि मैं अकेली नहीं हूँ। इसी दिन मैंने अपनी ज़िंदगी बदलने का फैसला किया था। इमरान खामोशी से ये सब सुनता रहा। कुछ देर बाद इसने मुझसे कहा, नाइला, मैंने तुम्हें खोने के बाद समझा कि बीवी घर की नौकर नहीं होती, वो घर की शरीक होती है। अगर तुम इस दिन वापस ना आती तो शायद मैं कभी ये बात ना समझ पाता। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, और अगर तुमने मुझे सिर्फ वापस लाने के बजाय खुद को बदलने की कोशिश ना की होती तो मैं कभी वापस ना आती। आज कई साल गुजर चुके हैं। हमारा घर पहले जैसा नहीं रहा। अब यहाँ काम किसी एक फर्द की जिम्मेदारी नहीं बल्कि सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मेरी टिफिन सर्विस एक छोटे से किचन से शुरू होकर एक बाकायदा कारोबार बन चुकी है और मेरे साथ काम करने वाली कई औरतें अब अपने घरों का सहारा खुद बन चुकी हैं। कभी कभी मैं इसी खिड़की के पास बैठती हूँ जहाँ एक रात मैंने अपने वालिद का दिया हुआ 500 का नोट हाथ में पकड़कर खुद से वादा किया था कि मैं दोबारा पीछे नहीं मुड़ूंगी। आज भी वो नोट मेरे पास महफूज है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब वो मेरे लिए बेबसी के वक्त मेरे वालिद की मोहब्बत की अलामत था और आज वो मेरी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले की यादगार है। मैंने इस सफर में ये बात बहुत गहराई से सीखी कि रिश्ते से बर्दाश्त से नहीं चलते, एहतराम से चलते हैं। औरत का घर संभालना इसकी जिम्मेदारी हो सकता है, मगर इसे अपनी इज्जत, खौफ और शनाख्त कुर्बान करने पर मजबूर करना किसी रिश्ते का हक नहीं है। और शायद मेरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि कभी कभी घर छोड़ना घर तोड़ना नहीं होता, बल्कि लोगों को ये समझाने का आखिरी मौका होता है कि घर आखिर बनता किस चीज से है। घर दीवारों से नहीं बनता। घर तब बनता है जब वहां रहने वाले एक दूसरे की कदर करना सीखे। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।